हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज़ मी डॉली। तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक मनु के सामाजिक कानून के बारे में। मनु के सामाजिक कानून में जो सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण था वो इस प्रकार से था। जाति व्यवस्था का अधिक्रम और महिलाओं का नियंत्रण मनुस्मृति का मुख्य सरोकार था। इसलिए हमने देखा कि मनुस्मृति द्वारा जो निर्धारित राजधर्म था वो भी मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड को साधन के तौर पर उपयोग करने वाले राजा से संबंधित है। इसलिए इसने विभिन्न जातियों के बीच विवाह को प्रतिबंधित कर दिया और मिश्रित जातियों को उपेक्षा के साथ देखा। चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं, जो है विवाह। तो मनुस्मृति द्वारा निर्धारित विवाह कानून जाति अधिक्रम का सख्ती से पालन किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण का जो पहला विवाह होना चाहिए वो उसके समान जाति की महिला से होना चाहिए। फिर अपने बाद के विवाहों के लिए वह निचले 3 वर्णों की एक महिला को पत्नी के रूप में ले सकते हैं। अगर किसी तरीके से एक ब्राह्मण पुरुष का एक शूद्र महिला से विवाह हो जाता है तो ये मतलब वो सलाह के खिलाफ हो जाता है कि मतलब जब शूद्र महिला जो होती है, शूद्र महिला से ब्राह्मण का विवाह हो जाता है तो उसके परिवार और अपने बच्चों को शूद्र की श्रेणी में गिरा देता है। मनुस्मृति में विवाह के 8 संस्कारों की व्याख्या की गई है जिन्हें ब्राह्मणवादी परंपरा से प्राप्त मान्यता है, जिसमें पहला है ब्रह्म, देव, ऋषि, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाचिक। वेदों में प्रांगत व्यक्ति को कीमती गहनों के साथ एक बेटी का उपहार देव विवाह कहलाता है। दूल्हे से एक जोड़ी गाय और बैल के बदले बेटी का दान देना ऋषियों का तरीका है। कन्या को आशीर्वाद के साथ उपहार में देना और दंपति को सम्मान प्रदान कराना ये प्रजापत्य संस्कार कहलाते हैं। जब एक दूल्हा स्त्री और उसके रिश्तेदारों को अपनी वहीनी क्षमता के अनुसार संपत्ति देने के बाद प्राप्त करता है तो वह असुर विवाह कहलाता है। संभोग की इच्छा से महिला और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन को गंधर्व विवाह कहा जाता है। स्त्री के स्वजनों का वध करके उसके घर में जबरन अपहरण करना ये राक्षसी मार्ग कहलाता है। नशे में धूत, नींद में या भटकी हुई महिला का छल पूर्वक सतीत्व हरण करने का सबसे नीच तरीका, पापपूर्ण तरीका ये पेशाचिक नामक मिलन बताया गया है। तो ब्राह्मणों के लिए पहले जो 6 विधियाँ हैं वो स्वीकृत है, अंतिम 4 विधियाँ क्षत्रिय के लिए स्वीकृत है और अंतिम 4 विधियाँ राक्षस संस्कार के उपरांत के साथ वैश्यों और शूद्रों के लिए वैधानिक है। तो अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है महिलाएं। महिलाओं के लिए मनुस्मृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य महिलाओं से अपेक्षा करते हैं कि वे स्वयं को प्रशिक्षित करें और पुरुषों के स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में अपनी स्थिति का आनंद लेना सीखें। मनु के नियम कहते हैं कि बाल्यावस्था में स्त्री अपने पिता की ओर अधीन रहती है और जवानी में अपने पति के अधीन रहे और जब पति की मृत्यु हो जाए तो अपने पुत्र के अधीन हो। एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मनु का नियम कहता है। एक महिला जो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए अपने पिता या पति को छोड़ देती है और अपने परिवार के लिए तिरस्कार लाती है। एक वफादार पत्नी द्वारा एक पति की लगातार भगवान के रूप में पूजा की जानी चाहिए, भले ही पति भलाई में रहित या बाहरी वस्तु में सुख को तलाशने वाला या दुर्गुणों से युक्त हो। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पति चाहे कैसा भी हो, चाहे वो बेकार हो, पर यहाँ पे कहा गया है पति की पूजा की जानी चाहिए, मतलब पति के साथ रहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला है कि मृत्यु के बाद अपनी पति की मृत्यु के बाद भी महिला को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए और अपनी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और अपनी पत्नियों को खोने वाले पुरुषों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। ये जो नियम है सिर्फ पत्नियों पर लागू होते हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट मिश्रित जातियों के ऊपर। मिश्रित जातियाँ यद्यपि मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव पर बहुत जोर देती है, परंतु ऐसा लगता है कि एक परिपूर्ण व्यवस्था कर जहाँ प्रत्येक जाति वैवाहिक सीमाओं को बनाए रखती है और अपने निर्धारित व्यवसाय से जुड़ी होती है। मिश्रित जातियों में ये कहा गया है जब मनुस्मृति में अंतरजातीय विवाह हुआ करते थे उस समय के दौरान जब ये जातियाँ मतलब मिश्रित जातियाँ जो उत्पन्न हुई थी अंतरजातीय विवाह के कारण ही मिश्रित जातियों का उत्पन्न हुआ था। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स रिलेटेड दिस।